हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के लेक्चर में पढ़ेंगे एरर्स को। इसके पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हम कैसे करते हैं और भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, किस डिजिट तक अगर हमको राउंड ऑफ करना हो, या फिर कोई हमारी वैल्यू कब तक कितना प्रिसाइज्ड होगी, कितना एक्यूरेट होगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर आती ही आती है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट मान लीजिए कि हमको इस बोर्ड की एक लेंथ बतानी है और आपने जब इसको मेज़र किया तो यह आई है 5 मीटर। तो क्या आप ये 100% श्योर हो सकते हैं कि यह 5 मीटर ही है? नहीं, क्योंकि ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण यह पता चल सकता है कि इसकी जो रियल वैल्यू वह 5 मीटर से कम या ज़्यादा हो सकती है। अब उसमें हो सकता है हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो वह इतना प्रिसाइज ना हो कि वह उसकी फाइनाइट लेंथ को बता सके, या फिर ऐसा कोई कारण हो कि हमने गलत तरीके से देख लिया हो, वह क्या कहते हैं वह इसको इफ़ेक्ट कर सकता है। या फिर और कोई बात हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए जो हम स्केल यूज कर रहे हैं उसका पैमाना ही सही ना बना हो। तो ऐसे बहुत अनगिनत कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि हमको इसकी रियल लेंथ कभी पता नहीं चल सकती है। हम ये चाहते हैं कि किसी चीज़ में हम अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें एरर ना आए, यह बात सत्य है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि किसी भी चीज़ में एरर का 0 हो जाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एरर थोड़ा सा ही होगा, बहुत कम होगा, लेकिन हर हाल में होना ही होना है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर हम एरर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हम इसकी वैल्यू को हमने मेजर किया और वह हमने लिखा कि 5.02 मीटर है, 5.02 मीटर है। अब हम जानते हैं कि यह वैल्यू पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है और यह वैल्यू कभी पूरी तरह से एक्यूरेट हो भी नहीं सकती है। हम क्या कर सकते हैं कि अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या कहते हैं प्रिसीजन को बढ़ा करके, चाहे और कई तरीके यूज करके, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें होने वाली एरर को कम कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट या फिर पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज कि मान लीजिए ये हमने बोर्ड नापा, यह आया 5.02 मीटर का। हम इस बात पे एक्यूरेट कह ही नहीं सकते कि यह पूरा 5.02 मीटर ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कई सारे मेजरमेंट्स एक साथ लेंगे। ठीक है, और अंतिम में क्या करेंगे, उन सब का एक मीन ले लेंगे और यह बता देंगे कि हाँ ये जो बोर्ड है यह अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लेंथ का है। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि जो हमारी फाइनल वैल्यू जो लगभग रियल वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस आएगा वह डिफरेंस ही कहलाएगा हमारे लिए पहली मेजरमेंट में एरर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें कोई रियल वैल्यू पता चलती है, कोई बताया था कि हाँ एक रॉड है, उसकी लेंथ जो है वह टोटल की टोटल 3 मीटर है, 3.02 मीटर है या फिर 3.00 मीटर है। तो अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट को दिया गया, उसने इसको नापा कि यह 2.99 मीटर है, 2.99 मीटर है। एक ने नापा कि यह 2.73 मीटर है और एक ने नापा कि यह 3.02 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इनमें से ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो या फिर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि उसमें एरर पूरी तरह से 0 होगी। हालांकि हमको यह बताया गया है कि कोई लेंथ, उस रॉड की लेंथ वह 3.00 मीटर ही है, लेकिन यह भी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए, इसमें अगर हम पहले स्टूडेंट की बात करें तो इसने भी थोड़ी सी एरर की है 0.01 मीटर की। अगर हम इसमें बात करें तो इसने भी थोड़ी सी एरर की है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो तीनों एक्सपेरिमेंट्स लिए गए हैं उन सब में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, और यह एरर ही डिफाइन की जाती है इसके, मतलब इसकी जो रियल वैल्यू है उसमें और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई है उसमें। अब बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की, तो किसी भी मेजरमेंट में कई टाइप की एरर आ सकती है। मान लीजिए एक ऐसी एरर हो सकती है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की ही एरर के कारण हो, मतलब जो हमारे जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं उसी में कोई एरर हो।
और एक हो सकता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है या फिर हमारे एटमॉस्फेयर की जो विस्कोसिटी है, इन सब के कारण कोई एरर आए। और तीसरा हो सकता है कि भाई हम ही इतना केयरलेस हों कि हम किसी भी मेजरमेंट को पूरी तरह से एक्यूरेट ना नाप पाएं। तो यही 3 कैटेगरीज के हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है। सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, ऐसी एरर्स जिनके कॉजेज हम जानते हैं और उनको दूर किया जा सकता है। द एरर्स विच कॉजेज आर नोन एंड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ग्रूस एरर कौन से होते हैं? ये हमारी गलतियों के कारण आते हैं, ये हमारी केयरलेसनेस के नाते, या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई मेजरमेंट नाप रहे हैं तो हम केयरलेसनेस तरह से उसको कहीं से भी देख रहे हैं, तो उसके नाते ये एरर आती है। और रैंडम एरर्स होती हैं, यह इनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती कि ये क्यों हो रही हैं, और हर बार हर एक एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर्स अलग अलग होती रहती हैं। ठीक है, तो हम ना इनको रिमूव कर सकते हैं और ना ही हम इनका रियल कॉज कभी जान पाते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर्स में। सिस्टमैटिक एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं कि जिनके कॉजेस को हम जान रहे हैं और जिनको रिमूव कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि मान लीजिए हमको कोई एक रॉड दी गई है, उसकी लेंथ 1.0293 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको मीटर स्केल लेकर के नापना चाहेंगे तो मीटर स्केल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक नाप सकता है। ठीक है, तो अगर हम उसको क्या कहते हैं अपने मीटर स्केल से नापना शुरू करेंगे तो कितना नाप सकता है? 1.0 हो सकता है नापे, 1.1 नाप सकता है, 1.2 नाप सकता है, हो सकता है 0.9 ही नापे। तो ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी वैल्यू अपनी रियल वैल्यू के नज़दीक नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि इन सब में कुछ न कुछ एरर है। और एरर का रीजन क्या है? एक तो हमारी केयरलेसनेस भी है, जिसमें जो ग्रूस एरर में आती है, लेकिन एक सिस्टमैटिक एरर है कि यह हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यह एक सर्टेन लिमिट के बाद को मेजर कर ही नहीं सकता है। अब जो चीज़ उसके एक दायरे में नहीं आती, वह उसकी एरर की तो पूरी पॉसिबिलिटी हो उसमें एरर करेगा, तो इन सब वैल्यूज़ को छोड़ देगा। और अब इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? हम ज़्यादा प्रिसाइज्ड कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे सपोज वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज। अगर इन सब का यूज करेंगे तो यह दशमलव के बाद ज़्यादा डिजिट तक या फिर डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स तक को मेजर करेंगे, और उसमें जो एरर आएगी वह कम एरर आएगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट की एरर है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसकी एरर पर्सनल, वह कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। कॉज जान करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ग्रूस एरर ये होती है हमारे खुद की गलतियों से होने वाली एरर हमारी रीडिंग में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर हमको कहा गया है कि हमको कोई टाइम पीरियड नापना है, हम टाइम पीरियड एकदम केयरलेस तरीके से नाप रहे हैं कि कोई कभी बॉब आ जा रहा है, उसको हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन सब के नाते जो एरर आती है वह ग्रूस एरर कहलाती है। और इसको रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम अपनी केयरफुल हम उस चीज़ के प्रति ज़्यादा केयरफुल हो जाएं, तो ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रैंडम एरर पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, यह किस प्रकार से होगी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। हम रैंडम एरर्स को रिमूव करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रिमूव होगी या नहीं इस पर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसके आगे अब अगर बात करें हम लोग क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स, हम एरर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे की जाती है? यह वही पुराने वाली बात है कि मतलब हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमारी रियल वैल्यू कितना डिफरेंस कर रही है, उसी का मॉड्यूलस। जस्ट सपोज कि मान लीजिए हमने किसी चीज़ की एक्चुअल मेजरमेंट को पता करने के लिए कई सारे उसके हमने क्या कहते हैं मेजरमेंट्स कई सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स किए। जस्ट सपोज कि मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक इसी बोर्ड के बारे में बात करते हैं कि हमने इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए कुल मिला करके 10 एक्सपेरिमेंट किए, और 10 में सब में अलग अलग वैल्यूज आई, कुछ में समान आई, वो सब अलग की बात है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं, मान लीजिए A1 A2 A3 प्लस एंड सो ऑन A10 अपॉन 10। अब ध्यान दीजिए, इन 10 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो पूरी तरह से रियल होगी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अपने रियल वैल्यू के क्लोज पहुंचने के लिए इन सभी का मीन ले लेंगे कि आखिरकार यह रियल मतलब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एरर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको हम AM से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो AM का मान क्या होगा कि हमारी जितनी वैल्यूज ली गई हैं उन सबको हम अलजेब्रिकली जोड़ करके उनकी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा AM की वैल्यू। अब अगर हम बात करना चाहें कि हमने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें एरर कितनी आई है, तो एरर को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा का, डेल्टा A1। मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहले हमारी जो मेजरमेंट थी उसमें कितनी एरर आई है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रियल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, जो हमारी रियल वैल्यू जिसको हमने क्या कहते हैं मीन लेकर के बनाया है, उसमें से हम अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमको कुछ ना कुछ मान मिलेगा, वही हमारा कहलाएगा पहली वाली मेजरमेंट में एरर। अब अगर बात करें हम दूसरी वाली मेजरमेंट के एरर की, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A2, वह हो जाएगी AM माइनस A2। और इसी प्रकार से एरर इन थर्ड एक्सप्रेशन, तो हो जाएगा डेल्टा A3 इक्वल्स टू AM माइनस A3। और इसी प्रकार से हर एक वैल्यू में आने वाले डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए जो अंतिम वाली आती है, डेल्टा A10 विल बी इक्वल्स टू AM माइनस A10। अब ध्यान दीजिए कि AM के मान से बड़ा और छोटा भी हो सकता है A1 और A2 का मान, या फिर किसी का मान। मतलब कि ये जो हमारा डेल्टा A1 या फिर डेल्टा A2 आ रहा है या फिर डेल्टा AM जो आ रहा है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज निगेटिव होने के। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वह हमारी रियल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा है तो यह निगेटिव आएगी, और अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रियल वैल्यू से कम है तो यह पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब अगर हम इन सब का मीन निकालें, इन सब का मतलब जो हमारी एरर्स आ रहे हैं इनका हम मीन निकालें, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा AM का बार। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज जो आ रही हैं, उन सब का मॉड्यूलस लेकर के, मतलब कि मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन, बाकी सब के लिए बटे जितनी वैल्यूज ये ली गई हैं, मतलब टोटल 10 वैल्यूज हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यही अगर हम इसका मॉड्यूलस लेकर के चलें आगे, तो डेल्टा AM बार इक्वल्स टू कोई वैल्यू हमको एक सर्टेन मिल जाएगी, और जो हमारी एरर होगी, मतलब जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वह हमारी टोटल एरर होगी इस वैल्यू के कैलकुलेशन में या फिर इस मेजरमेंट के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यह तरीका होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर को निकालने का। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को पिकअप करें, जैसे सपोज कि A3, तो यह A3 हमेशा लाई करेगी AM प्लस माइनस मॉड ऑफ डेल्टा AM बार। मतलब कि जो भी हमारी वैल्यू है, चाहे एक्सपेरिमेंटल कोई भी 10 वैल्यूज में से कोई सी भी हो, वह हमेशा हमारी रियल वैल्यू और हमारी एरर के बीच में ही लाई करेगी। यह बात हमेशा के लिए सत्य है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कंडक्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? अगर हम रिलेटिव एरर को डिफाइन करना चाहेंगे तो द एरर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू इज रिलेटेड डिफाइंड एज रिलेटिव एरर। मतलब कि जो हम टोटल एरर किए हैं वह हमारे रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है। मतलब कि अगर मान लीजिए जो हमने हमारी जो टोटल एरर आई है वह आई है डेल्टा AM, ठीक है, अपॉन अगर हम AM लिखते हैं, मतलब जो हमारी रियल वैल्यू है उसको हमें डेविएट कर रहे हैं, उससे डेविएट कर रहे हैं हमारी वह वैल्यू जो क्या कहते हैं एरर वाली आई है। तो यह जो रेशियो बनता है यह कहलाता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर
और अगर इसके बाद वाली एरर जो हमारी परसेंटेज एरर है वह डिफाइन करें तो पूरे 100% या फिर पूरे एक 100% का जो रेशियो क्या कहते हैं, जो 100% का हमारा शेयर होगा उसमें होने वाली एरर को हम कहते हैं परसेंटेज एरर। मतलब कि अगर रिलेटिव एरर को ही हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाती है हमारी परसेंटेज एरर। मतलब कि रिलेटिव एरर कितना आई है, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100%, यह किसकी क्या होगी, परसेंटेज एरर। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, और क्या कहते हैं पिछला वाला जो एब्सोल्यूट एरर था वो अगर बात करें तो ये होगा कि डेल्टा A इक्वल्स टू AM माइनस A1, या फिर डेल्टा AN इक्वल्स टू AM माइनस AN, जहां पर AM उसकी रियल वैल्यू है और AN हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को निकालने के लिए, जहां पर ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है यह है एब्सोल्यूट एरर के लिए, ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है यह है रिलेटिव एरर को डिफाइन करने के लिए, और जो हमारा ये तीसरा एक्सप्रेशन है यह है परसेंटेज एरर को डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।